देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर। गणित के बारे में सोचते सोचते मन में सवाल उठता है कि सबसे पहले गिनती किसने की होगी। हमारे देश में भी प्राचीन काल में गणना यानी गिनती करने की कोई ना कोई विधि तो जरूर रही होगी। गणना करने के लिए अंक विद्या का विकास हुआ होगा। उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों में गणन और जैन ग्रंथों में संख्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भिन्नों यानी फ्रैक्शन का उल्लेख किया गया है। सच तो ये है कि वैदिक युग में पहाड़े, वर्ग और वर्गमूल का भी ज्ञान था, लेकिन गणित के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का आविष्कार। शून्य के आविष्कार ने गणनाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया। जब रोम के निवासी और यूनानी लोग कुछ हजार तक ही गिन पाते थे, तब भी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बड़ी से बड़ी गणनाएं कर रहे थे। वैदिक युग में वेदियों के निर्माण ने ज्यामिति यानी रेखा गणित के विकास में बड़ी मदद की। तब इसे शल्प कहा जाता था। शल्प का अर्थ है रस्सी, जिससे नाप जोक की जाती थी। इस ज्ञान को शल्प सूत्रों में समेटा गया। वेदों निर्माण के लिए ऋषियों ने शल्प सूत्र रचे, जिनमें ज्यामिति के नियम दिए गए। इनमें से प्रमुख ऋषि हैं बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन के शल्प सूत्र। शल्प सूत्रों में दिया गया ज्यामिति का ज्ञान यूनानी दार्शनिक थेलिस और पाइथागोरस के ज्ञान से अधिक था। समकोण त्रिभुज की जो प्रमेय आज यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से जानी जाती है, उसका ज्ञान सदियों पहले भारतीय गणितज्ञों को हो चुका था। शल्प सूत्रों में ये प्रमेय दी गई है। अंकगणित और रेखा गणित की तरह भारत में बीज गणित का भी विकास हुआ। इसे कुट्टक गणित कहा जाता था। भारत में गणित के विकास में प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने महान योगदान दिया। लेकिन आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। अक्सर स्कूलों में हमने बच्चों को पाया है कि उनको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ बताएंगे हमें त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कि कैसे गणित की भाषा में उसको सोल्व यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में, आप ही के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्रों के साथ। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। आज हम आपका जो हमारा विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है त्रिकोणमिति का परिचय और उसकी अनुप्रयोग यानी कुछ उसकी एप्लीकेशन बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर अलवर। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम सालू, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम प्रिया, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर अलवर। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम चांदनी, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कोमल है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजय, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर।
मेरा नाम वानी, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। सर मेरा नाम दीपक है और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम आकाश है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम धर्मवीर, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारा आज विषय है, इस विषय पे हम बात करेंगे वो क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय और अनुप्रयोग, है ना। यानी त्रिकोणमिति क्या होती है और उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति नाम से क्या पता लग रहा है? त्रिकोणमिति, ये जो नाम है ये ग्रीक भाषा से यानी बाहर से लिया गया है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें तीन चीजें होती है। एक का मतलब तिर मीन्स तीन, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तिर मीन्स होता है तीन और गोनोमेट्री जो होता है ट्रिगो। ये त्रिकोणमिति ऐसे ले लो। यानी त्रिकोणमिति जो हम बात करेंगे वो क्या है? त्रिभुज के अंदर होता है ना। यानी जो भी हम काम करेंगे वो त्रिभुज के अंदर, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति जो हमारा काम करती है वो त्रिभुज के अंदर भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताती है ना। ये क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कौन कौन सी? कोण और भुजा, यानी भुजाओं के अंदर संबंध बताती है। तो उसे हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की परिभाषा यही है कि त्रिकोणमिति का मतलब है एक त्रिभुज के अंदर भुजाओं और कोणों के बीच संबंध, है ना। वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। लेकिन त्रिकोणमिति से पहले अब वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? हर त्रिभुज में त्रिकोणमिति काम नहीं कर सकता। हर त्रिभुज में त्रिकोणमिति जो है यानी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध हम प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज होना चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। पहली बात तो वो त्रिभुज होना चाहिए, है ना। एक त्रिभुज के बीच अंदर कितने कोण होते हैं? तीन। तो आप कह रहे हो कि 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज? यदि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री के कोण की बनी होती है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा 90 डिग्री कोण की? नहीं। कोई बता सकता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, यही होता है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। लेकिन उसका एक कोण कितने का होना चाहिए? अब मुझे इसका ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कभी आपने कोई ऐसा देखा है कि समकोण त्रिभुज बन जाए उसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो? कोई उदाहरण बताओ ऐसा, बताइए। जैसे एक दीवार से आपने सीढ़ी लगा दी, है ना, तो दीवार, फर्श और सीढ़ी के बीच जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? समकोण त्रिभुज, है ना, ठीक है। और मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए, मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए, है ना, और आप जब कुतुब मीनार का ऊपरी सिरा है यानी उसका जो टॉप है वो देखोगे तो वहां से जो अगर आप देखोगे, देखने के बाद जो आपका त्रिभुज बन रहा है किस किस के बीच बनेगा? आपने जो देखा नीचे फर्श और कुतुब मीनार के बीच, ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बताओ कोई और। पेड़ टूट जाता है आधा, है ना, आंधी आई, एक पेड़ खड़ा था सीधा, आंधी आई और वो टूट के जमीन पर गिर गया, वो भी क्या है? एक समकोण। पेड़ टूटा, क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बता सकता है कोई? समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? कारण, यानी एक तो होता है आधार। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कर्ण क्या होता है? और कोई? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और कुछ? 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, ठीक है। यानी कि सबसे आसान है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली, वो क्या कहलाएगी? कर्ण। अब दूसरा है आधार। आधार कौन सा होगा? जिस पे बेस टिका हुआ है ना। और लंब, जो दोनों से बचा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम इसमें एक थीटा लेते हैं, मान लीजिए थीटा, ये है थीटा, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर मैं थीटा, मैंने ये ले लिया, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, मैंने सी को थीटा मान लिया, है ना, सी कोण को थीटा मान लिया। अब मुझे बताओ इसमें लंब क्या होगा? क्या होगा? और आधार?
क्या होगा जी? शाबाश। अब मैंने ये ट्रायंगल त्रिभुज ऐसे ही रहने दिया, लेकिन थीटा इस बार मैंने ए ले लिया, है ना? थीटा को मैंने चेंज कर दिया। अब लंब क्या होगा? क्यों? जो थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यानी कि जैसे देखो मैंने थीटा की पोजीशन चेंज कर दी। पहले मैंने थीटा सी को लिया था और अब मैंने थीटा ए को लिया। तो क्या हमें पता लगा कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली, और जो बची, ठीक है। इसलिए आधार और लंब जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा थीटा चेंज होगा, इधर उधर होगा, हमारा लंब और आधार अलग अलग हो सकते हैं। क्या कर्ण भी अलग अलग हो सकता है? नहीं। दोनों ही स्थितियों में कर्ण कैसा रहता है? समान रहेगा। तो ये तो था हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में। अब हम बात ये कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति कैसे हम निकालते हैं, क्या करते हैं। देखो त्रिकोणमिति के हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति एक अनुपात है, त्रिकोणमिति कुछ फलन है, फंक्शन है, जो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? एक साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, ये 6 है हमारे पास। कौन कौन से है भाई? बहुत अच्छे। यानी कि ये 6 हमारे पास अनुपात है। अब देखो जैसे ही हमें अनुपात का पता लगा, अनुपात है ना, इसका मतलब इनका आंसर जो होगा अनुपात में होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले सिर्फ साइन जो है ये कुछ नहीं है, SIN कुछ नहीं है जब तक थीटा ना हो, है ना भाई। त्रिकोणमिति के अंदर रिलेशन या संबंध तभी तो निकालोगे जब थीटा होगा आपके पास। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया साइन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? नहीं है ना? है। साइन का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे साइन थीटा का मीनिंग है। किसका मीनिंग है? साइन थीटा का कोई अनुपात होगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, 1 + tan स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan की घात 2 बराबर, कोई बता सकता है? बताओ। 1 + tan स्क्वायर बताइए कोई भी। 1 + tan स्क्वायर कोसेक। कोसेक स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन एक बार फिर सुनो, 1 + tan स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? बताइए। मैं बताऊं? 101। मैंने कहा 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। मैंने tan स्क्वायर थीटा नहीं कहा। मैंने क्या कहा? बिना थीटा के कुछ नहीं है ये। मैंने बताया था ना आपको कि भाई 1 प्लस यानी साइन कुछ नहीं है, साइन थीटा कुछ होता है। तो ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या 1 प्लस कितना होगा? कैसे? 1 + 10 का वर्ग 100, 10 मतलब, ठीक है, 101 आ गया। इस तरह से बिना थीटा के त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है। ये जो 6 अनुपात है आपके, ये किससे चलेंगे? थीटा पे। जब तक थीटा नहीं होगा नहीं चला सकते। ये जो 6 अनुपात है, ये ऐसे मान लो एक मशीन है ना, और मशीन लाइट से चलती है। अब तुम्हारे घर पर लाइट नहीं आ रही तो मशीन क्या काम करेगी? नहीं करेगी ना। ट्रैक्टर ले लो, है ना, ट्रैक्टर, बाइक, पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वही ऐसा ही है, ये सारी जो है मशीनें हैं, और ये कब काम करेंगी? जब इनके पास थीटा होगा, यानी पेट्रोल या डीजल या कुछ होगा, ठीक है। पहले तो हमें ये पता चल गया कि अनुपात के लिए हमें थीटा जरूरी है। क्लियर? अब इनके जब मशीनें हैं तो एक मशीन क्या काम करेगी? यानी अनुपात चाहिए। जैसे मैंने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात के लिए सबसे पहले साइन थीटा किसका अनुपात बताता है? कोई बता सकता है? साइन थीटा लंब बटे, यानी लंब और कर्ण के बीच अनुपात बताता है कौन? साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है? कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा जो है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। लंब और कर्ण का अनुपात कितना होगा वो क्या बता देगा? साइन थीटा। और हम दोनों चीजें किससे जानते हैं? त्रिकोणमिति किसमें काम करती है? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, उसी में आपको अनुपात बता सकती है, वरना अनुपात नहीं बताएंगे, ठीक है। अब ऐसी कोस का होगा, कोस किसका अनुपात बताता है? यानी के आधार बटा कर्ण। बहुत अच्छे। यानी के ये हमें साइन जो है, साइन थीटा, ये हमें किस किस का अनुपात बता रहा है? लंब और कर्ण। लंब और
और कोस थीटा बहुत अच्छे। ऐसे tan किसका बताएगा? लंब बटे यानी tan थीटा ने लंब और आधार का अनुपात बता दिया। यानी कि लंब और आधार का अनुपात अगर हमने निकाल लिया तो हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ इन अनुपात की हमें जरूरत कहां पड़ रही है? कहां जरूरत है हमें इन अनुपात की कि हम अनुपात निकाल के बैठे? देखो इसके अंदर तीन चीज है, जैसे tan थीटा ले लो, है ना? tan थीटा बराबर क्या क्या है? लंब बटे आधार। इसके अंदर तीन चीजें हैं, कौन कौन? एक तो थीटा, एक लंब और एक आधार। ठीक है, मान लीजिए आपके पास थीटा भी है और आधार भी है। अब आपको किसी चीज की ऊंचाई नापनी है ना? हम कुतुब मीनार का हमने उदाहरण दिया, हमने थीटा देख लिया किस एंगल से हम देख रहे हैं, एंगल देख लिया, और हमारे पास हमने दूरी भी नाप ली, जो हम आधार नाप लिया मान लो, है ना? हम कितनी दूर खड़े हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये कुतुब मीनार कितना ऊंचा होगा। ठीक है, हम कुछ दूरी पर कुतुब मीनार से खड़े हैं और जब हमने देखा उसके ऊपर ऊपरी सिरे को तो हमें पता लग गया कि एंगल कितना है, थीटा कितना है। तो हम ये चाहते हैं कि यहीं से हम ये पता करें कि ये कुतुब मीनार कितनी ऊंचाई तक होगा, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है। तो कैसे पता करेंगे? इसी फॉर्मूले से हमारे पास थीटा भी है और आधार भी है, क्या लंब निकाल लेंगे? निकाल सकते हैं ना? ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं आपसे बताऊं कि मान लीजिए हमने एक सीढ़ी लगाई, दीवार से हमने सीढ़ी लगा दी, हमें सीढ़ी की लंबाई पता है और हमें यह भी पता है कि कितनी दूर है ना? भाई दीवार से कितनी दूर हमने रखा है ये भी हमें पता है ना? ऐसे मान लेते हैं हमने सीढ़ी लगा दी और हमें यह भी पता है कि दीवार से कितनी दूर है। अब मुझे ये पूछना है कि इसका झुकाव कितना है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है ये सीढ़ी, तो कैसे पता करोगे? मुझे आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, तो मुझे निकालना है कि सीढ़ी की झुकाव यानी सीढ़ी कितने डिग्री पर झुकी हुई है। कैसे करोगे? हाँ बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जी नहीं, हम झुकाव पूछ रहे हैं। थीटा, झुकाव का मतलब होता है थीटा, कि कोई भी चीज देखो, ये बुक है, ये आपके टेबल पे कितनी झुकी हुई है, ये है ना, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमें निकालना है थीटा कि झुकाव कितना है ना, कितने डिग्री का एंगल वो बना रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण और आधार। कौन से फॉर्मूले के अंदर, किस ऑपरेटर के अंदर, किस मशीन के अंदर कर्ण और आधार आता है? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और वहां से हम कोस थीटा का यानी थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते नहीं? ऐसे ही अब एक और एग्जाम्पल है आपका। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हमारे बीच है प्रशांत उपाध्याय सर, जो इसी स्कूल के हैं, वो आपको और बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा भी आपको सर ने बताया, त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का मापन। और तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तीन कोण किसमें होते हैं? तो त्रिकोणमिति का सीधा सीधा अर्थ है किसी भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना। हम दुनिया का कैसा भी त्रिभुज, क्योंकि उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भुजाओं, उसके कोणों में, कोणों में और भुजाओं में आपस में जो संबंध होता है वो हम किस में पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में। तो फिलहाल जो आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं वो किस त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो निश्चित रूप से बाकी बचे दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो क्या ये संभव है कि कोई दूसरा कोण 90 डिग्री का हो जाए? नहीं सर, क्योंकि अगर दूसरा कोण 90 डिग्री का हो गया तो दो कोणों का योग 180 यही हो गया, तो तीसरा कोण नहीं बनेगा। इसलिए निश्चित रूप से बाकी बचे दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं जो आपने पढ़ी, कर्ण, कर्ण की क्या परिभाषा देंगे आप? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि कर्ण के सामने बनने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। कर्ण के सामने जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण को प्रदर्शित करता है। ये 90 डिग्री का कोण है
क्योंकि इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण यह है, तो इसलिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी भुजा को हमने कैसे परिभाषित किया है? दूसरा हम शब्द काम में लेते हैं इसमें, लंब। लंब किसे कहते हैं? जो हमारे पास, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक 90 डिग्री का कोण होगा, बाकी शेष दोनों न्यून कोण होंगे। आप त्रिकोणमिति का अध्ययन इन दोनों में से किसी भी न्यून कोण को लेके कर सकते हैं, जिस न्यून कोण को आप लेना चाहें। अगर आप कहते हैं मैं तो इस न्यून कोण को लेना चाहता हूं, मुझे ये न्यून कोण पसंद है, यदि आपने ये न्यून कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और अगर किसी ने ये न्यून कोण लिया है तो ये भुजा क्या होगी? लंब। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि समकोण त्रिभुज में जो सुपरिभाषित भुजा है वो सिर्फ कर्ण है। कर्ण एक वो भुजा है जो हर समकोण त्रिभुज में निश्चित होती है, इसके अलावा कोई भुजा निश्चित नहीं है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप उस त्रिभुज का अध्ययन किस न्यून कोण के सापेक्ष करना चाहते हैं। यदि आपने कहा कि ये न्यून कोण है जिसका नाम मैंने क्या दिया? थीटा, तो ये आप क्या कहोगे? लंब। और कर्ण और लंब परिभाषित होने के बाद जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार। और यदि किसी ने कहा ये मेरा न्यून कोण है थीटा, तो तुरंत लंब और आधार बदल के ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। पहले के अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं के अनुपात और इन कोणों में संबंध होता है। हर समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं के अनुपातों में और इन न्यून कोणों में कुछ संबंध है। उन संबंधों को, उनके अनुपातों को एक विशेष नाम दिया गया। सबसे पहला अनुपात लिया गया कि लंब और कर्ण का, जिसे हमने कहा लंब बटा कर्ण। इस अनुपात को एक विशेष नाम दिया जिसको हमने कहा साइन थीटा, जिसका पूरा नाम है SINE। इसको SIN ले लिया गया, साइन थीटा। दूसरा अनुपात उठाया आधार का अनुपात कर्ण से, ये बना कोसाइन थीटा। कोसाइन, और कोसाइन में से INE हट गया, क्या रह गया? केवल कॉस। फिर लंब और आधार का ये बना टेन थीटा। तो अब आप एक बात सोचो कि अगर कोई ये न्यून कोण लेगा और मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूं, मान लो A, B और C। अगर कोई ये न्यून कोण लेता है तो टेन थीटा बोलेगा वो AB बटा BC। क्या बोलेगा इसको? AB बटा BC। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई इसको न्यून कोण लेता है, मान लो इस न्यून कोण का नाम है, ये थीटा है, इसको मान लो मैं अल्फा कह देता हूं, कुछ भी कह देता हूं, अल्फा नाम ले देता हूं इसका। तो अगर वो इस न्यून कोण को पढ़ रहा है तब वो टेन अल्फा क्या कहेगा? लंब बटा आधार। लेकिन क्योंकि इसके लिए लंब BC बटा AB, तो आपने देखा ये भी टेन है, ये भी टेन है, लेकिन ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोण बदल चुके हैं। निश्चित रूप से ये कोण अलग है और ये कोण अलग है। इसलिए त्रिभुज की भुजाओं को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले क्या परिभाषित करना चाहिए आपको? न्यून कोण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है कुछ, इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया? के सर ने अभी बताया आपको त्रिकोणमिति के बारे में, है ना? तो ठीक है बच्चों, अब हम बाकी आगे अगले एपिसोड में आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ फॉर्मूले और बाकी जानकारी। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस अंक में आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति जरूर कुछ तो आसान हुई होगी। चलिए साथ ही आपको लेके चलते हैं गोंदपुर के कुछ छात्रों के पास और उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा और कितना गणित उनका आसान हुआ। बात कर रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद। जो रेडियो प्रोग्राम आता है मैथ का, क्या आप वो सुनते हो? हाँ। तो क्या आपको उससे फायदा हो रहा है? हाँ। मतलब आपका मैथ कुछ आसान हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना। हो गया। मेरा नाम राधा है, आपका रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम पूजा है और जो FM पे आपके प्रोग्राम आते हैं मैं उनको सुनती हूँ और उससे मुझे कुछ सहायता मिली है। सहायता मिली है आपको? हाँ।
और अभी जो हमारा मैथ का प्रोग्राम चल रहा है तो उसे आप सुनते हैं ना? सुनते हैं, मैथ के बारे में बताते हैं, इसको देखते हैं सवालों को और हमें हल मिलता है। त्रिकोण विधि में हमें कर्ण, लंब और आधार के बारे में बताया जिससे हम वैल्यूज निकालते हैं। मेरा नाम पूजा है, मैं एफएम सुनती हूँ और मैथ का जो प्रोग्राम आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम अंजलि, जो आपके एफएम आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मेरा नाम दीपक वर्मा है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो समकोण त्रिभुज के बारे में बताया, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, इसके बारे में मैंने आज जाना। मेरा नाम धर्मवीर है और आज सर ने जो हमें पढ़ाया था वो बहुत अच्छा लग रहा है और उसमें हमारे बहुत ही समझ आया था, सूत्र भी अधिक याद हुए थे। मेरा नाम आकाश है। जो आज सर ने पढ़ाया, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, वो मेरे समझ में आ गया। अगर इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो हमारे समझ में आता रहेगा। तो बच्चों से भी हमने जान लिया कि कितना बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति समझ में आया और उनका गणित कितना आसान हुआ। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और साथ ही उनके सहयोग दिया प्रशांत उपाध्याय ने, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित के प्राध्यापक हैं, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।